महल जहां समय ठहर जाता है। पहाड़ों के सीने पर लटका हुआ था वो महल, जैसे कोई काला बट्टा आसमान पर लगा हो। हर तरफ जंगल और नीचे अथाह घाटी की खाई उस महल को और भी भयावना बनाती थी। कोई 50 साल पहले ये राजशाही ठिकाना हुआ करता था, पर अब बस वीरानी का साम्राज्य था। यही वो महल था जहां अतीत अपने घाव खोले हुए बैठा था और जहां समय खुद थम जाता था। अभीर, एक युवा पत्रकार, उस महल की कहानी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। अफवाहें थीं कि वहां आत्माएं भटकती हैं, भयानक आवाजें आती हैं और रातों को अजीब रोशनी देखी जाती है। वो इन सारी कहानियों का सच खोजने आया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इस महल की खामोशी में इतना कुछ छिपा था जो उसकी रूह को ही हिलाकर रख देगा। पहले दिन महल की टूटी फूटी दीवारों के बीच घूमता हुआ, जैसे एक अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो, अजीब सी ठंडक हवाओं में गुंजती रहती थी और कभी कभी सीढ़ियों के नीचे से दबी दबी सिसकियां सुनाई देती थीं। रात होने पर वो ऊपर वाले कमरे में सोया। आधी रात के बाद एक लयबद्ध झंकार उसे जगाया। आवाज बिल्कुल घंटियों की थी, लेकिन कोई घंटियां नहीं दिख रही थीं। ये आवाज उसके दिमाग में सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसके खोपड़े के अंदर से बज रहा हो। डर से कांपता हुआ वो कमरे से बाहर निकला और वही आवाज उसे छत के सबसे ऊंचे गुंबद की तरफ बुलाती लगी। गुंबद तक जाने वाला रास्ता धूल और मकड़ियों के जाल से ढका हुआ था। डर और जिज्ञासा की लड़ाई में डर हार गया और वो चढ़ता गया। पहुंचने पर उसने देखा कि गुंबद के बीचों बीच एक गोल गड्ढा है। उसके किनारे एक पुराना लाल कपड़ा रखा हुआ था। उसने कपड़े को हटाया और अंदर झांका। वहां एक डायरी पड़ी थी। उसकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन पन्नों पर लिखी कहानी ने अभीर की रूह को हिलाकर रख दिया। डायरी की लेखक महल की रानी रुक्मिणी थी। इसमें उसने लिखा था कि कैसे उसके पति राजा शंकर उसकी तरफ आकर्षित नहीं थे, बल्कि उनकी दासी सुमित्रा के मोह में बंधे थे। रुक्मिणी ने कई तरीकों से राजा का प्यार पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेइज्जती सहनी पड़ी। आखिर में उसने हार मान ली और एक रात इसी गुंबद से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस महल में भटकती रहती है, उस दर्द और बदले की आग में जलती हुई। अभीर को ये पढ़कर यकीन नहीं हुआ। क्या ये कहानी सच थी? तभी अचानक पीछे से हवा का एक झोंका आया और वो डायरी गुंबद के गड्ढे में गिर गई। नीचे से सुमित्रा के नाम से चीख सुनाई दी और फिर महल में भयानक चीख पुकार मच गई। दीवारें हिलने लगीं, अजीब रोशनी दिखाई देने लगी और वो चीखें तेज होती चली गईं। अभीर डर के मारे भागते हुए नीचे आया और बाहर की तरफ दौड़ा। वो रात भर जंगल में भटकता रहा। सुबह होने पर जब वो गांव पहुंचा तो वहां सब लोग दुखी थे। पिछली रात महल में एक भयानक घटना हुई थी। सुमित्रा की लाश गुंबद के नीचे मिली थी और लोगों का मानना था कि रानी रुक्मिणी का भूत आकर उसे खींचकर ले गया था। सुबह की किरणें अभी पूरी तरह जंगल को भेद नहीं पाई थीं, जब अभीर गांव में ही पंडित जयगोपाल से मिला। जयगोपाल एक विद्वान पुरुष थे, इतिहास के जानकार और गांव के मुखिया की तरह सबका आदर पाते थे। अभीर ने उसी रात महल में हुए वाकये का जिक्र पंडित जी को किया। वो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते रहे, चेहरे पर चिंता की छाया गहराती जा रही थी। अभीर बेटा, पंडित जी ने सचिंतक स्वर में कहा, तुमने जो देखा सुना वो महल का एक पुराना राज खोलता है। रुक्मिणी की आत्मा का भटकना सिर्फ सुमित्रा की मौत का कारण नहीं है, उसके पीछे एक और कहानी छिपी है, एक स्याह घिनौना सच। पंडित जी ने उसे महल के इतिहास के बारे में बताया। राजा शंकर के पूर्वज महीपत सिंह एक तांत्रिक विद्या में निपुण राजा थे। उसी की तंत्र क्रिया से महल बनवाया गया था, जिसे समय को थामने की शक्ति प्राप्त थी। इस शक्ति का उपयोग महीपत सिंह स्वार्थ के लिए करता था,
अपने दुश्मनों को उसी समय में कैद कर देता था। शंकर ने अपने पिता की इस क्रूरता का विरोध किया था, जिसके चलते दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी हो गई। रुक्मिणी का मृत्यु सिर्फ अस्वीकृत प्रेम का नतीजा नहीं थी, पंडित जी ने जारी रखा। उसने शंकर से महीपत सिंह के तंत्र मंत्रों का पता लगाने की कोशिश की थी। शंकर ने गुस्से में आकर रुक्मिणी को गुंबद से गिरा दिया, लेकिन तब तक रुक्मिणी ने एक जादुई पत्थर उसके कमरे में छिपा दिया था, जो तंत्र क्रिया को नियंत्रित करता था। ये सुनकर अभीर की रूह कांप गई। क्या महल में समय सच में थम जाता था? और सुमित्रा की मौत से इसका क्या संबंध था? पंडित जी ने बताया कि शायद सुमित्रा ने किसी तरह जादुई पत्थर को खोज लिया था और शंकर के क्रूर मंसूबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे रुक्मिणी का क्रोध फट पड़ा और उसने उसे समय के झंझावात में खींच लिया। अभीर की पत्रकारिता की लौ और भी प्रज्वलित हो गई। उसे इस कहानी की तह तक जाना था। पंडित जी ने उसे सावधान किया कि महल में जाना अब और भी खतरनाक हो चुका है। रुक्मिणी की आत्मा अब पहले से ज्यादा क्रोधित हो चुकी है। समय उसके लिए एक कैदखाना बन चुका है और हर किसी में वो शंकर को देखती है। लेकिन अभीर नहीं पीछे हटा। उसने गहराई से शोध किया, पुराने ग्रंथों से गुत्थियां सुलझाई और महल के गुप्त मार्गों का पता लगाया। आखिरकार वो फिर से उसी भयानक रात को महल में दाखिल हुआ। इस बार गुंबद पर पहुंचने से पहले ही हवा में तनाव चरचरा रहा था। दीवारें खामोश थीं, लेकिन वो खामोशी किसी तूफान के थमने से पहले की तरह भयानक थी। गुंबद तक पहुंचकर उसने धीरे से कपड़े को हटाया। जादुई पत्थर वहीं बरकरार था। उसे छूते ही उसके आसपास हवा ठंडी हो गई, मानो समय सच में थम गया हो। दीवारों पर चित्र गतिहीन हो गए, हवा का बहना रुक गया और महल एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। इस समय के थमने में महल का अतीत उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। वो देख रहा था महीपत सिंह के क्रूर प्रयोग, शंकर का गुस्सा, रुक्मिणी का डर और उसकी मौत। सब कुछ इतना वास्तविक लगा जैसे वो खुद उसी समय में खो गया हो। अचानक वहां गहरी गर्जना सुनाई दी। रुक्मिणी की आत्मा एक काले साये की तरह सामने प्रकट हुई। आग बुझते हुए कोयले जैसी उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध दोनों धधक रहे थे। उसने अभीर की तरफ तेज कदम बढ़ाए। उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं और चेहरे पर विकृत हंसी खेलने लगी। अभीर घबराकर पीछे हटा, लेकिन समय थमने के कारण भागना भी बेकार था। वो दीवार के सहारे घुटने लगे। रुक्मिणी की आत्मा उसे घेरती जा रही थी। तभी उसे याद आया वो ग्रंथ जिसमें रुक्मिणी को शांत करने का उपाय बताया गया था। उसने जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। मंत्रों की ध्वनि में रुक्मिणी की गति कुछ धीमी पड़ गई। उसके चेहरे पर क्रोध धीरे धीरे कम होकर उदासी में बदल गया। वो आवाजें निकालने लगी जो शब्द नहीं लगती थीं, मानो दर्द के बोल बोल रही हो। अभीर ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। वो समझ रहा था कि रुक्मिणी को अपने अतीत के दर्द से मुक्त करने की जरूरत है। धीरे धीरे महल में रोशनी वापस लौटी। समय का थमना टूट गया और हवा का बहाव लौट आया। रुक्मिणी की आत्मा धुंधली पड़ती गई। अंत में वही गुंबद के गड्ढे में विलीन हो गई जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। महल का सन्नाटा हवा के झोंकों और चिड़ियों के चहचहाने से भर गया। सूरज की किरणें गुंबद तक पहुंची। पहली बार महल आलोकित हुआ। उम्मीद की रोशनी से अभीर महल से बाहर निकला। वो थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने समय को तो नहीं बदला था, लेकिन रुक्मिणी की आत्मा को समय के जाल से रिहा कर दिया था। वह कहानी लेकर लौटा, महल के भयानक अतीत और रुक्मिणी के अधूरे इंतकाम की कहानी। लेकिन साथ ही वो एक और सच ले गया, शांति का सच, समय के थमने में कैद आत्माओं के मुक्ति का सच। हालांकि महल अब भी वहीं खड़ा है, पहाड़ों के सीने पर टिका हुआ, जैसे इतिहास का निशान, वो खामोश गवाह जिसने अतीत को अपने में कैद कर रखा है।
और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं कि उस महल में समय ठहर जाता है, लेकिन वो असल में ठहरता नहीं। वो अपनी परतें खोलकर बताता है उन कहानियों को जो कभी कहीं नहीं गई, उन आत्माओं के दर्द को जो सुने जाने के लिए तरसती हैं। और अगर उन कहानियों को कोई सुन ले, कोई समझ ले, तो शायद समय वहाँ नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए थम सकता है, उन्हें उनके अतीत के बोझ से मुक्त कर सकता है। हालांकि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन अभीर के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके मन में कुछ सवाल खटकते रहे। जादुई पत्थर का क्या होगा? महल के गुप्त मार्ग कहाँ जाते थे? महीपत सिंह के क्रूर प्रयोगों के और क्या सबूत मौजूद थे? इन सवालों ने उसे वापस महल की ओर खींचा। इस बार उसने पंडित जी की सलाह मानते हुए साथ में एक अनुभवी पुरातत्वविद डॉक्टर दिव्या मिश्रा को लिया। दोनों ने मिलकर गुप्त मार्गों का पता लगाना शुरू किया। धूल धूसरित तंग गलियों से होते हुए वे एक गुप्त कक्ष तक पहुंचे। वहां मशालों की रोशनी में हवा ठंडी और घनी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें तंत्रक्रिया के प्रतीक और भयानक जानवरों की आकृतियां थीं। कक्ष के बीच में एक पत्थर का मेज बना हुआ था, जिस पर जादुई पत्थर रखा हुआ था। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ये पत्थर एक दुर्लभ खनिज है, जिसके अंदर समय के बहाव को प्रभावित करने वाले गुण छिपे होते हैं। महीपत सिंह ने शायद किसी तंत्रशास्त्र के ग्रंथ से इसे प्राप्त किया था और समय रोकने के लिए अनुष्ठान किए थे। जादुई पत्थर का अध्ययन करके और महल के अन्य शोध कर डॉक्टर मिश्रा ने खुलासा किया कि महीपत सिंह के अनुष्ठानों ने न केवल समय को प्रभावित किया, बल्कि आसपास के जंगल पर भी बुरा प्रभाव डाल दिया। अजीब आवाजें, अनहोनी रोशनी और असामान्य मौसम की घटनाएं सभी इस तंत्रक्रिया के दुष्प्रभाव थे। अभीर और डॉक्टर मिश्रा ने मिलकर गांव वालों को महीपत सिंह के प्रयोगों के बारे में बताया और उनके साथ मिलकर जादुई पत्थर को नष्ट करने की योजना बनाई। एक पवित्र अनुष्ठान किया गया, जिसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ पत्थर को विशेष हर्बल मिश्रण में डुबोया गया। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगा और उसकी अंदर की ऊर्जा बाहर निकलकर जंगल में विलीन हो गई। जादुई पत्थर के नष्ट होते ही महल का सन्नाटा टूटा। हवा हल्की बहने लगी, सूरज की किरणें बिना बाधा फैलने लगीं और जंगल भी मानो गहरी नींद से जाग उठा। पक्षियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू, ये सब कुछ लंबे समय बाद पहली बार महसूस हो रहा था। अभीर और डॉक्टर मिश्रा की कोशिशों से न केवल रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नए युग का शुभारंभ हुआ। महल अब खौफ का नहीं, बल्कि इतिहास का साक्षी बन चुका था। वहां पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पुरातत्वविदों ने अनुसंधान किए और लोगों को इस भयानक कहानी से सबक मिला। अभीर अब एक सफल पत्रकार और जागरूक नागरिक के रूप में वापस शहर लौट रहा था, लेकिन उसके मन में महल से जुड़े अनुभव हमेशा बने रहेंगे। वो ये समझ चुका था कि इतिहास अतीत का बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की सीख है। और कभी कभी कुछ कहानियों को सुनाने, कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए समय को रोकने की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चे श्रोता, एक जिम्मेदार लेखक और एक खुले दिल की जरूरत होती है। इति महल की भयानक कहानी, जहां समय थम जाता था, आखिरकार सच सामने आ गया और समय ने नया रास्ता ले लिया।